नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा। आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प कहानियों का आखिरी एपिसोड। इस आखिरी एपिसोड में दरअसल मैं बता दूं, जो जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, जो बाद में इस शो को देखेंगे, कि हम लोगों ने 31 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक जो 20 दिन होते हैं, उनमें इंदिरा गांधी का 100वां जन्मदिन था। इसलिए हर रोज़ 5 स्टोरी ये तय की कि 5 ऐसी दिलचस्प कहानियाँ बताई जाएंगी जिससे इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को तो लोग जान ही सकें, साथ ही ऐसी दिलचस्प बातें जो आम आदमी को नहीं पता है, इवन उनके बहुत से करीबियों को, कांग्रेसियों को भी नहीं पता है, वो सारी बातें आपके सामने इंदिरा गांधी के करैक्टर की, उनकी राजनीति की, उनकी पर्सनैलिटी की निकल कर सामने आए। तो ये आखिरी की 5 कहानियाँ, हम इंदिरा गांधी की वो 5 कहानियाँ बताएंगे, वो 5 फैसलों के बारे में बात करेंगे जिन फैसलों ने बदल दिया देश। जी हाँ, इन फैसलों ने बदल दिया देश। हम शुरू से चलेंगे क्योंकि उनमें से ज़्यादातर फैसले नॉर्मली आम आदमी को पता होते हैं, तो हम शुरू से चलेंगे कैसे जो जो नरेंद्र मोदी ने किया कि आते ही जीएसटी और उससे पहले नोटबंदी का फैसला किया, जिससे एक तरह से देश अलग तरीके से बदल रहा है। कोई कहेगा पॉजिटिव, कोई कहेगा परेशानी हो रही है नेगेटिव। तो उसी तरह से इंदिरा गांधी के साथ हुआ था जब वो 66 में शास्त्री जी की मौत के बाद, शास्त्री जी ने 65 का युद्ध लड़ा, वहाँ से थोड़ा सा आर्थिक दिक्कतें आई। उसके बाद उस साल मानसून ख़राब हुआ और उसके बाद 66 में फिर मानसून ख़राब हुआ और साल के शुरू में ही डेथ हो गई शास्त्री जी की ताशकंद में। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो सूखा पड़ रहा है उससे कैसे निपटारा हो, जो आर्थिक स्थिति देश की ख़राब चल रही है उससे कैसे हो, करीब 20% लोगों के लिए अनाज बचा था, तो उससे कैसे निपटा जाए। इंदिरा गांधी ने जो मीटिंग की, लोगों से बात की, अपने लोगों से डिस्कस किया जो उनके करीबी लोग थे, और निकल के उन्हें ये आया कि वो अमेरिका के पास गई मदद मांगने के लिए। अमेरिका ने वादा किया कि हम इतने टन कुंटल और जो भी है गेहूं देंगे, और वो उसने वादा पूरा किया भी, लेकिन एक बड़ी शर्त उसने रख दी। वो बड़ी शर्त ये रखी अमेरिका ने कि आपको रुपये का अवमूल्यन करना होगा, रुपये की वैल्यू घटानी होगी, जो 1947 से ऐसा कभी हुआ नहीं था। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो $1 की वही कीमत थी जो ₹1 की कीमत थी। तो ऐसे में जब इंदिरा गांधी ने अवमूल्यन करने का फैसला किया तो उस वक्त करीब ₹4.5 के आसपास का था डॉलर की कीमत, और उसको इंदिरा गांधी ने करीब 36.5% कम किया, जिससे डॉलर की कीमत 57% के करीब बढ़ गई। उसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि जो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो खिलाफ हो गए। उनकी CWC की मीटिंग में फैसला हुआ, और वो डेट वो मैं ये अखबार की जो उस दिन की कटिंग है। खास बात ये कि ये फैसला हुआ था 6 जून 1966, 666। ये डेट भी बड़ी खास थी। और कैसे ये पूरी हेडलाइन उन्होंने ली, ये पहली बार हुआ देश में कि रुपये का मूल्यन किया गया। इससे अमेरिका को ये फ़ायदा हुआ कि अगर हमें 100 रुपये उनके गेहूं के देने हैं तो वो 150 देने पड़े। लेकिन उस वक्त जब ज़बरदस्त विरोध के आलम ये था कि उड़ीसा में जब 67 के चुनाव में इंदिरा गांधी प्रचार करने गई तो लोगों ने पथराव किया, जिससे उनकी वहाँ नाक टूट गई और वो नाक पे पट्टी बांध के प्रचार करती रही। तो विरोध ज़बरदस्त था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्रियों ने माना कि वो एक ऐसा फैसला था जिससे बाद में चीज़ें, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बाद में और आर्थिक फैसले लिए और उससे चीज़ें सुधरना शुरू हुई। लेकिन इस फैसले से आप उनके चाहने वाले से पॉजिटिव माने और विरोधी नेगेटिव माने, लेकिन देश जरूर बदला, देश में हलचल जरूर मची। ये बड़ा फैसला था। दूसरा बड़ा फैसला उन्होंने लिया अपने प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में, और यानी 66 में पहली बार बनी प्रधानमंत्री, 67 में दूसरी बार, तो चुनाव के बाद तो 1969 में ये बड़ा फैसला था। ये बड़ा 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, ये बड़ी बात थी उस वक्त। लोगों को मैं बता दूं कि जो आज बैंक सरकारी होते हैं ज़्यादातर, उनमें से केवल SBI उस वक्त सरकारी थी और ये बाकी सारी प्राइवेट थी। तो इन प्राइवेट जो बैंक थी निजी हाथों में थी, तो इनका सारा पैसा जब भी चाहते थे वो लोग डाइवर्ट कर देते थे कंपनीज़ को उनकी। ऐसे में केवल 3% एग्रीकल्चर लोन मिलता था, और 3% एग्रीकल्चर लोन मिलता था, और उसमें होता ही था कि इतनी ज़्यादा परेशानियां कि लोग डिपॉजिट करने में उन्हें परेशानी होती थी, कोई जवाबदेही नहीं थी उनके पैसे की, कोई गारंटी नहीं थी, लोग निवेश बाहर से नहीं करते थे। तो ऐसे में इंदिरा गांधी जब लगातार अर्थव्यवस्था सुधारने में, जैसे अभी नोटबंदी GST की बात हुई है,
तो अब सोचा कि क्यों ना इंदिरा गांधी ने सबसे पहले एक लेख लिखा, और वो लेख के जरिए उन्होंने बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि नेशनलाइजेशन क्यों जरूरी है। वो पब्लिक का मूड समझना चाहते थे। पब्लिक ने उस लेख पे, उस पेपर पे बेसिकली इतना शानदार उन्हें रिएक्शन दिया फेवरेबल। जो उनके पास रिपोर्ट्स आई, उन्होंने 3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो था मोरारजी देसाई के पास। उन्होंने मोरारजी देसाई से फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो वापस लिया, और 3 दिन बाद वो बैंक नेशनलाइजेशन का ऑर्डर जारी कर दिया। उसका नतीजा जो हुआ, जैसे जनधन योजना में मोदी ने लगातार जो अर्थव्यवस्था पे फैसले लिए हैं, जनधन का जो अकाउंट शुरू किया उसमें कितना 60-70 हज़ार करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जमा हुआ, जो बात हुई, तो वैसे ही फैसला हुआ कि 800% डिपॉजिट जो था, जो बैंक में डिपॉजिट था, जैसे ही बैंक सरकारी हुए, जैसे ही नेशनलाइज्ड हुए प्राइवेट से, उन्हें बहुत कम समय में 800% डिपॉजिट बढ़ गया और 11,000% करीब लोन लोन की वो बढ़ गई मात्रा। ऐसे में और जो बैंक की ब्रांच थी उस वक्त तक 8200 हुआ करती थी, जो सीधे बढ़ के 62,000 तक पहुंच गई। बैंकों का जो हाथ में लिया सरकार ने, उसके बाद लोगों का भरोसा उस पर बढ़ा और उससे बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त सुधार आया। हालांकि मोरारजी देसाई ने उसका कहते हैं कि उस वक्त उनका एक लेटर लिखा उन्होंने इंदिरा गांधी को कि आपको मुझे अगर हटाना था तो एक क्लर्क की तरह मेरा इस्तीफा लेने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जो भी था, ये 2 बड़े फैसले थे, नोटबंदी और जीएसटी या जनधन की तरह। ये बड़े फैसले थे जिससे बहुत बड़ा असर पड़ा उस वक्त देश पे। इंदिरा गांधी ने बड़े मजबूती से, बड़े हिम्मत के साथ ये फैसले लिए, तमाम आलोचना के बावजूद ये फैसले लिए। और बाद में देश की अर्थव्यवस्था में उम्मीद थी कि फ़र्क पड़ेगा, और पड़ा भी। लेकिन फिर तीसरा जो बड़ा फैसला, जो सबको पता भी है, आम आदमी उसे जानता है, वो था 71 का युद्ध। तो 71 के युद्ध की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उस 71 के युद्ध से जुड़ी 2 और चीज़ें थीं जो इंदिरा गांधी के समय में हुई, और उसका जिक्र आम आदमी नहीं करता, जबकि उसने, कहते हैं ना, देश बदला। 71 के युद्ध ने देश बदला, तो उससे जुड़े दोनों फैसलों ने देश बदला। तो पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि 71 के युद्ध से इंडिया का, जिनको जनरली नहीं पता है, तो वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के समय जो मैप था हमारा, वो वेस्ट पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान ये और ईस्ट पाकिस्तान ये। आप सोच रहे हैं यहाँ से यहाँ आने के लिए पाकिस्तान की सेनाओं को ऐसे आना पड़ता था, इतना चल के उन्हें आना पड़ेगा। श्रीलंका भी है नीचे, उसको क्रॉस करते हुए वो ऐसे आएंगे। तो क्योंकि संस्कृति में फ़र्क था तमाम सारे, और इन वजहों से यहाँ जो चुनाव अवामी लीग जीती, उसने प्राइम मिनिस्टर बनने की यहाँ बात की पूरे पाकिस्तान की, जो शेख मुजीबुर रहमान थे। तो जनरल याहिया खान ने आर्मी भेज दी और उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मुक्ति मोर्चा जो बना, मुक्ति वाहिनी, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया। और 1971 का युद्ध कैसे, इसमें इंडिया को, अब आप देख सकते हैं यहाँ जो कश्मीर हैदराबाद दिखाएं, क्योंकि आज़ादी से पहले का है, उस वक्त बाद में ये सब शामिल हुए, कुछ बाद में 15 अगस्त तक ये सब सीन नहीं था। तो यहाँ से इंडिया ने इसका बड़ा आप अंतर देख सकते हैं कि इंडिया के दोनों तरफ दुश्मन था। अब इंडिया ने एक तरह से यहाँ से एक तरफ से दुश्मन इस युद्ध के जरिए ख़त्म किया। तो अब जो दूसरा मामला था कि इतनी बड़ी सेना ने 90,000 से ज़्यादा, ये उस 71 का वो सीन है जब 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था इंडिया की सेना के सामने। तो अब इसमें 2 बड़ी चीज़ें क्या हुई, 2 बड़ी चीज़ों में से एक बड़ी चीज़ तो युद्ध के बाद हुई, वो हुई ये शिमला समझौता। शिमला समझौता ने वाकई, शिमला समझौते जो हुआ उसने वाकई देश बदल दिया, देश की राजनीति और जो विदेश नीति थी वो बदल दी। ये भुट्टो हैं, भुट्टो की जो बेटी हैं बेनजीर भुट्टो, ये उस वक्त आई थी शिमला। 1972 में समझौता हुआ। सारे जितने आपको मैंने सरेंडर किए सैनिक दिखाए वो वापस किए गए, कुछ क्षेत्र भी वापस किया गया जो इंडिया ने कब्जा किया था। और उस वक्त बेनजीर भुट्टो नई थी और उस वक्त इसमें आई थी शिमला समझौते में। तो दरअसल ये शिमला समझौता, जो थोड़े से भी पढ़े लिखे लोग हैं, इंदिरा गांधी ने जो शिमला समझौता जैसा तोहफा, मैं तोहफा ही कहूँगा उसको, जो दिया इंडिया को, उसने पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान को बांध के रख दिया। आज उस समझौते में एक बड़ा जो रूल है, बड़ा जो क्लॉज है, वो ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई विवाद होता है तो कोई भी तीसरी पार्टी या तीसरा देश उसमें मध्यस्थता नहीं कर सकता।
कोई भी तीसरी पार्टी, तीसरा देश मध्यस्थता करता है तो दोनों की इसके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो दरअसल हुआ ये, उसकी भी इसमें हमें दूसरा जो फैसला बता रहे हैं, क्योंकि जब इंडिया को लगा, जब इंदिरा को लगा कि जब शरणार्थी इतने पाकिस्तान बांग्लादेश से घुसे आ रहे हैं लगातार, वहाँ माहौल ख़राब हो रहे हैं, इस वक्त मौका भी अच्छा है बांग्लादेश जैसा कुछ अलग देश बनाने का ईस्ट पाकिस्तान को, तब जब पता चला तो राष्ट्रपति निक्सन जो अमेरिका के थे वो पसंद नहीं करते थे और लगातार उन्होंने अपनी टांग फंसाई। चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका का गठजोड़ बनने जैसी संभावनाएं थी, तो इंदिरा को लगा ऐसे में सोवियत रूस से जो रिश्ते थे वो 62 में सोवियत रूस ने बैकडोर से एक तरह से चाइना का फेवर किया था। नेहरू उनको अपनी तरह से सैन्य मदद नहीं ले पाए, वो काम इंदिरा ने कर दिखाया। इंदिरा ने नेहरू की नीति एक तरह से पलट कर रख दी देश के लिए, निर्गुण नीति को साइडलाइन किया और एक तरह से वो सोवियत संघ से उन्होंने वो संधि जो रखी, उस संधि की जाके 9 अगस्त 1971 को। उस संधि के जरिए एक तरह से ये एश्योर हुआ कि कल को हम पे कोई तीसरा देश अटैक करता है तो रूस हमारे साथ है। रूस हर हालत में, वो रूस जैसा दोस्त जो मिला वो एक तरह से इंदिरा गांधी की वजह से मिला। जो रूस 1962 के युद्ध तक चाइना को सपोर्ट कर रहा था एक तरह से, जो रूस कभी सीपीआई के कहने पे, यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके कहने पे चलता था, वो रूस इंदिरा की वजह से ऐसा दोस्त बना है कि वो आज तक सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है। तो 1971 के युद्ध से एक तरह से 3 बड़े फायदे हुए। एक तो आपका दुश्मन एक तरफ कम हुआ, पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया। दूसरा हुआ शिमला समझौता हुआ, जिससे इंडिया और पाकिस्तान में अगर कोई विवाद होता है तो इंडिया पाकिस्तान में अगर कोई विवाद होता है तो तीसरी पार्टी उसमें दखल नहीं दे सकती। और एक जो बड़ा मसला हुआ वो हुआ कि कैसे रूस हमारा ऐसा भविष्य का इतना अच्छा शानदार दोस्त बन गया। और हम जो बात कर रहे थे, अब चौथा बड़ा इंदिरा का फैसला जिसने देश को बदल दिया, वो था भारत को परमाणु शक्तियों में शामिल करना, परमाणु पावर में शामिल करना। 5 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के थे, उनके अलावा कोई भी देश उस वक्त तक परमाणु संपन्न नहीं था। जब 1971 के युद्ध से इंदिरा को सबक मिला कि कैसे अमेरिका का 7वां बेड़ा फिलीपींस से निकल चुका था बंगाल की खाड़ी की तरफ, रूस से उसने मदद मांगी और रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियाँ रवाना कर दी। जो परमाणु ताकत से लैस थी, परमाणु मिसाइल से लैस थी, वो उनके डर से 7वां बेड़ा रुका। तो ये एक बड़ी वजह थी कि इंदिरा ने सोचा कि आधा युद्ध रोकने के लिए ये बढ़िया चीज़ है कि कैसे परमाणु पावर बना जाए। ये हालांकि 1954 से होमी जहांगीर बाबा नेहरू के निर्देशन में शांतिपूर्ण एटम एनर्जी के लिए काम कर रहे थे, एटॉमिक एनर्जी के लिए, और तारापुर और ट्रॉम्बे जैसे संयंत्र बनने का काम शुरू हो चुका था उस वक्त तक और चीज़ें आगे बढ़ रही थी। 62 में नेहरू को भी लगा कि हमारे पास परमाणु बम होना चाहिए। भाभा ने जो रेडियो पे तमाम सारे जो अपील की कि हम बहुत सस्ते में परमाणु बम बना सकते हैं और परमाणु बम से के डर से युद्ध रोके जा सकते हैं, उनकी अपील का भी असर था। नेहरू जी ने कहा भी, लेकिन वो फिर युद्ध में फंस गए, युद्ध तक चीज़ें हो नहीं पाई। युद्ध के बाद नेहरू जी सदमे में चले गए, फिर शास्त्री जी के टाइम पे और ये सब हो गया। उसके बाद जब इंदिरा आई, जब पहले दिन उन्होंने इंदिरा गांधी ने शपथ ली, तो होमी जहांगीर भाभा जो उनके मित्र भी थे, वो पहले ही दिन जिस दिन शपथ ले रही थी उसी दिन वो रहस्यमयी एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। तो ऐसे में राजा रमन्ना ने वो काम संभाला कि कैसे इंदिरा गांधी जो चाहती हैं परमाणु पावर बने, वो चलता रहा। उन वक्त PN अक्सर और DP धर इंदिरा गांधी के जो 2 करीबी अधिकारी और एक तरह से उनके बहुत करीबी सहयोगी थे, केवल उन दोनों को पता था। 48 घंटे पहले बताया गया, आपके जो MEA थे, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, उनको बताया गया, क्योंकि बाहर विदेशों में बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया होनी थी तो विदेश मंत्री को पहले से इन्फॉर्म किया गया। बाकी शायद बड़े लोगों में, साइंटिस्ट के अलावा किसी को ये पता नहीं था। राजा रमन्ना को चार्ज सौंपा गया, PA एंगर ने परमाणु बम डिजाइन किया और जो होमी सेठना थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन, उनको ये सुपरविजन का काम सौंपा गया। तो वो तस्वीर में परमाणु पोखरण में जो विस्फोट हुआ, इस्माइल बुद्धा इस पूरे उसको डिवाइस को नाम दिया गया और ये इंदिरा गांधी खुद पहुंची और वहाँ जाके उन्होंने ये सब देखा और उनके साथ मौके पे साइंटिस्ट और वो सारे लोग गए थे। इस तरह से ये काम हुआ। बुद्ध जयंती थी उस दिन, बुद्ध पूर्णिमा, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब जो 5वां हमारा फैसला है, मैं ये 5वां जो इंदिरा गांधी का फैसला है जो वाकई जिसने देश को बदल दिया, ये भौगोलिक रूप से देश को बदला, ये था सिक्किम का विलय।
ये हैं इंदिरा गांधी और ये हैं सिक्किम के राजा जिन्हें चोग्याल कहा जाता था। ये उनकी फ़ोटो केवल दिखा रहे हैं। अब कैसे बदला वो जैसे आज भूटान की स्थिति है इंडिया के साथ, भूटान और इंडिया जो है, भूटान के विदेश संबंध, भूटान के की रक्षा रिश्ते जो हैं और कम्युनिकेशन, ऐसी 2-3 चीज़ें भूटान की इंडिया सरकार देखती है, भारत की सरकार देखती है। सिक्किम के साथ आज़ादी के बाद से बिल्कुल वैसा ही था। वहाँ पे राजा हुआ करते थे चोग्याल, और एक चुनी हुई सरकार जिसको बहुत कम अधिकार थे वो वहाँ शासन करती थी चोग्याल के नेतृत्व में। एक तरह से हुआ ये कि और वो बफर स्टेट की तरह भी काम करता था, नेपाल भूटान की तरह। हुआ ये कि इंदिरा गांधी ने जब 74 में जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी और वो इंडिया समर्थक पार्टी थी, जब अप्रैल 1974 में वो अच्छी खासी सीटें जीत के बहुमत से आई, उसने अपनी सरकार बनाई, तो उसने मई में ही एक प्रस्ताव पारित किया कि चोग्याल से मांग की कि हमें ज़्यादा अधिकार होने चाहिए एक चुनी हुई सरकार को, जैसे केजरीवाल डिमांड करते रहते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन चोग्याल ने मना किया, उनकी मांग को दबाया और एक तरह से खारिज किया। तो एक प्रस्ताव पारित किया गया कोर्ट की उसकी तरफ से, उसी पार्टी की तरफ से, उसी सिक्किम की संसद में, कि उनकी नेशनल कांग्रेस में, कि हम इंडिया को उसमें मिला रहे हैं। और इंदिरा ने प्रेशर डाला चोग्याल पर और सिक्किम को इंडिया में मिला रहे हैं, उनका राज्य बना रहे हैं, और चोग्याल को उसमें साइन करने पड़े प्रेशर में। उसके बाद चोग्याल को लगा कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। इधर लोकसभा ने उसे एसोसिएट स्टेट बनाया और इसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। लेकिन जब चोग्याल लगातार रेफरेंडम की मांग कर रहे तो बाकी देश भी उसमें अपना उसका विरोध कर रहे थे। तो इंदिरा ने फिर क्या किया कि 9 सितंबर शायद 1975 को अपना 9 अप्रैल 1975 को एक सेना भेजी, चोग्याल के महल पे कब्जा किया। और उसके बाद जैसी चोग्याल की मांग थी कि रेफरेंडम कराया जाए, मतदान कराया जाए, हर आदमी वोट डाले और बताए क्या करना है, और वो वोट कराया गया 14 अप्रैल को। और वोटिंग के बाद 97.5% सिक्किम की जनता ने इंडिया में विलय के पक्ष में और राजशाही ख़त्म करने के पक्ष में वोटिंग दी। और इस तरह से 22 मई को राष्ट्रपति के साइन के बाद जो 26 मई को 22वां राज्य बन गया सिक्किम 1975 में। इस तरह से ये इंदिरा गांधी के 5 बड़े फैसले थे जिसने देश को बदल के रख दिया। और इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती पर हम ये प्रोग्राम लेकर आ रहे थे, ये आखिरी एपिसोड था। आप बाकी के, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो बाकी के 19 एपिसोड 100वीं तमाम दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए ज़रूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार।